क्वेश्चन ये आया है कि मैंने कहा था कि तमाम मटेरियल मैग्नेट है, ये मेरा मार्कर जो है ये भी एक मैग्नेट है। आप बोलोगे मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है, मैं खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल हूँ। तो मैंने कल कहा था कि हम इंसानों का क्या होता है, तुम डॉक्टर लोग क्या करते हो, हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी बिल्कुल बारीक बारीक लेयर्स के अंदर भी अगर आपने देखना होता है तो आप एक्सरे नहीं करवाते, बल्कि आप MRI करवाते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड दे के हमारे जो डायपोल यानी हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, वो फिर वापस आते हैं तो दे प्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड जिसको MRI के सेंसर कैच करते हैं और फिर वो एक इमेज बनाकर देते हैं। तो मैं खुद भी एक मैग्नेट हूँ, ये जो मार्कर है ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है। मैंने कहा था दुनिया में कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो मैग्नेटिक ना हो। फिर बस सिर्फ सवाल ये रहता है अगर मैं इसको लोहे के पास लेके जाऊं तो लोहे में और इस मार्कर में तो देयर इज नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही। या मैं अगर एक और मार्कर लेकर आता हूं तो अगर ये मैग्नेटिक हैं तो इनमें कहीं अट्रैक्शन कहीं रिपल्जन होनी चाहिए थी, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता, इस तरह की कोई बात नजर नहीं आ रही। ये है कंफ्यूजन वाला पॉइंट। तो मैंने सवाल का जवाब आपको ये दिया था कि मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो नहीं करता। इसकी जो वजह है वो मतलब आपके कोर्स का लेवल नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था बस। लेकिन ये मैग्नेटिक क्यों है उसका रीजन मैंने वो बताया था कि ये मार्कर किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मार्कर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब सिर्फ ये बात रह गई कि दूसरे मार्कर को क्यों अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, तो उसकी एक वजह चले मैं आपको बता देता हूं सिर्फ डिस्कशन के लेवल तक। और डिस्कशन के लेवल तक आपको ये बता रहा हूं कि ये जो मार्कर जो है ये इसलिए नहीं कर रहा कि इसके जो जितने भी एटम है वो हम एक डायपोल मोमेंट ले लेते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल हर एटम को या हर मॉलिक्यूल को हम एक नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ डायपोल आ गया, मैग्नेटिक डायपोल। वो डायपोल रैंडमली अरेंज है, ये बिल्कुल वैसे ही था जिस मैं आपसे करंट की बात कर रहा था। तो मैंने कहा था कि किसी कंडक्टर में से जब थर्मल एनर्जी की वजह से चार्जेस मूव करते तो करंट नहीं होता, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में से गुजरने वाला नेट करंट जीरो होता है। लेकिन जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो नेट करंट जीरो नहीं रहता, तो हमें करंट मिलता है। सेम स्टोरी गोज हियर कि इस वक्त इस मार्कर में जितने भी मैग्नेटिक डायपोल हैं वो रैंडमली अरेंज है सो दैट कि एक मैग्नेटिक डायपोल दूसरे मैग्नेटिक डायपोल के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो नेट इफेक्ट ये है कि ये मार्कर मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं कर रहा। दिस इज द रीजन, राइट। अब वो मैग्नेटिक डायपोल कैसे होते हैं? अच्छा, हम बाद मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल के जो डायपोल हैं, फर्ज करो कि ये ऐसे था और दूसरा जो है ना वो ऐसे था, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे, ठीक है। और जब हमको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये सब अलाइन हो गए, एक ही डायरेक्शन के अंदर चले गए। यस, एक ही डायरेक्शन के अंदर ये आ गए। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हो गए। तो जब ये दोनों एक डायरेक्शन के अंदर हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ऐसी बात आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी थी, मैं आपको याद करवाता जाऊं। जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक बेल में कॉन्सेप्ट ये था कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर तार लपेटी हुई थी, तो जब तार में से करंट गुजरता था तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता था। वो जो हैमर था उसको अट्रैक्ट करता था। वो हैमर जो है वो उस गोंग से जाकर टकराता था, आवाज आती थी टन। जैसे ऊपर टकराता था तो जो नीचे कॉन्टेक्ट था वो ब्रेक हो जाता था, जैसे ऊपर आता था ना कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता था। तो कॉन्टेक्ट ब्रेक हुआ तो उसकी वजह से वो जो है क्या नाम है, सॉफ्ट आयरन वो मैग्नेट नहीं रहा। तो सॉफ्ट आयरन बिकम मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाई द सॉफ्ट आयरन नॉट शोइंग इज मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज के ऑल magnetic dipole moment cancelling out the effect of each other, so that the net effect is there is no magnetic field. But when you place that soft iron in a magnetic field, like the magnetic field created by the moving electron or the magnetic field created by the charge current, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये गोंग है जिसके ऊपर ये स्ट्राइकर आगे टकराता है, लेकिन जब टकराता है होता क्या है, ये देखिए जैसे आप इस स्विच को प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो करता है। करंट इस कॉइल में से गुजरा, यहां से इधर गया इस तार के जरिए, फिर इस ये पूरी तार लपेटी इसमें से गुजरा, फिर यहां पहुंचा। तो जब करंट इसमें से गुजरता है तो ये जिसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। तो ये जब मैग्नेट बन जाता है तो ये इस पट्टी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है नीचे की तरफ। जैसे ही ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्राइकर आके टकराता है, इस गोंग के साथ आवाज आती है टन, और उस वक्त ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ब्रेक होता है तो यहां से करंट गुजरना बंद, तो ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी सॉफ्ट आयरन मैग्नेट नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बनाया हुआ है
जो एडजस्ट किया हुआ इसको इस चीज के साथ, ये इसको वापस ऊपर लेके जाता है। जैसे वापस ऊपर लेके जाता है, ये कॉन्टैक्ट बनता है, जैसे कॉन्टैक्ट बनता है फिर करंट फ्लो करता है, फिर ये मैग्नेट बन जाते हैं, फिर ये इसको नीचे अट्रैक्ट करता है, फिर ये टकराते हैं। तो ये बार बार होता है, तो टन 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 की आवाज आती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मटेरियल है विच वाज नॉट मैग्नेट, अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो ये तो मुसलसल इसको अट्रैक्ट करके रखता, तो एक ही दफा ये टन टकराता और बस आवाज नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल जो है दिस इज मेकिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन मैग्नेट, मैग्नेट नॉन मैग्नेट, मैग्नेट नॉन मैग्नेट। तो basically this material is non-magnet, but in the presence of the magnetic field created by this current which is flowing through these wire, so this soft iron or this electromagnet become the magnet. So I believe कि ये बात समझ में आ गई होगी कि material magnet नहीं है, but in the presence of the magnetic field it become magnet. Okay? अच्छा जी, मैग्नेटिक मिरर का कॉन्सेप्ट ये मैंने एक एडिशनल बात आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि होता ये कि अगर हम स्पेस में, ठीक है, एयर की बात तो हमने एयर की बात कर लें, स्पेस के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को चाहते हैं वो इसी जगह पर मौजूद रहे या बस ऐसे थोड़ी सी जगह पर घूमता रहे, कहीं उधर उधर ना जाए, तो हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक वो मैग्नेटिक मिरर बना लेती है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली है, इस जगह पे बात करने जा रहा हूं, ये मैग्नेटिक मिरर है। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ये मैं कल कहना चाह रहा था, स्पाइरल होता है, इस तरीके से ये घूमती हुई जा रही होती है ये राइट। सो ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसे बताने की कोशिश की, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे ऐसे घूमता हुआ इस तरफ जाएगा, जैसे यहां जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को यहां से रिपेल करेगी, फिर इधर आएगा, तो बैक एंड फोर्थ इसी जगह पर ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो ये जो डायग्राम है दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक मिरर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक की हम पहले बात करने वाले हैं वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को उसी तरीके से फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नेट के लिए आमतौर पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो बी लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कहते हैं कि दिस इज बी डॉट डेल्टा ए। क्या मतलब, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक एरिया है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस बेसिकली पास हो रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन बी, वहां हमने क्या लिखा था, ई लिखा था। और ये जो एरिया है, मैंने आपको कहा था हम वेक्टर एरिया लेते हैं तो हम डेल्टा ए करके बनाते हैं और यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वो एरिया है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन एंड द यूनिट नॉर्मल एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जो कि आप लोगों ने याद रखने कि अगर एक एरिया है मेरे पास कुछ इस तरीके से कि ये हाथ मेरा एरिया है, तो इस हाथ की डायरेक्शन किस तरफ है, आप इस एरिया के ऊपर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाओगे, तो ये है डायरेक्शन। ओके, और ऐसे होगा तो अब डायरेक्शन इस तरह डाउनवर्ड है। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं और एरिया ऐसे है, तो एरिया इसको मत देखो, एरिया का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसको देखो। तो आने वाली मैग्नेटिक लाइंस के साथ क्या है, पैरेलल। जब पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम, जब एरिया ऐसे होगा यानी डेल्टा ए के साथ मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होगी, तो एरिया ऐसे, तो उस वक्त जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसको हम टिल्ट करना शुरू करें, ऐसे करें, तो सारी मैग्नेटिक लाइंस ऊपर से गुजर रही है और एरिया इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है जब वो 90 डिग्री बनाएंगी तो मिनिमम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब ऐसे होगा यानी एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से बात है, अगर आप डॉट हटाएं तो बी डेल्टा ए और साथ में cos थीटा, राइट। तो cos 0 के ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगा और cos थीटा के ऊपर आपको मिनिमम मिलेगा, राइट। इसी तरीके से इसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास, एसआई यूनिट इज वेबर्स, वो वेबर से WB से हम इसको आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगली हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगली जो क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, लेकिन बी और डेल्टा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा मल्टीप्लाई क्वेश्चन किस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा ए। तो यहां पर बी लिख दीजिए मैग्नेट के लिए। सो दिस बी यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है हमारे पास वेबर्स, और जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर के अंदर होता है, तो वेबर पर स्क्वायर मीटर।
दिस विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बट रिमेंबर, कल हमने बी के एक और यूनिट की बात की थी जो ऐसा यूनिट था जिसका नाम था टेस्ला। सो बी हमारे पास, मैं आपको 3 यूनिट बता चुका हूं बी के। एक हमारे पास जब हमने इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बोला तो टेस्ला, और उसके साथ इक्विवेलेंट यूनिट हमने यूज किया था गॉस, राइट। और तीसरा यूनिट जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हमारे पास एसआई यूनिट है, और ये एसआई यूनिट हमारे पास उस वक्त है जब हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ओके, इसी वजह से मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड समथिंग एल्स, लेकिन हमारे कोर्स तक हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सबको एक ही चीज मानते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज को हम लिखते हैं E और मास को लिखते हैं M। तो E बाय M रेशियो की मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो E बाय M रेशियो के हमने 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे, राइट। और वो 2 फॉर्मूले हमने कुछ ऐसे ड्राइव किए थे, हमारे पास क्या था, एक फिलामेंट था, उस फिलामेंट से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाया, और उन इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाने के बाद आगे हमारे पास एक्सेलरेटिंग डिस्क थी, उनको हमने वेरिएबल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया था, राइट, जिससे इलेक्ट्रॉन एक बीम बना के आया था, और ये बीम बनाकर इलेक्ट्रॉन की एक बीम बनाई हमने। उसके बाद हमने यहां पर लगाया था इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड थे जिनकी कल भी मैंने आपसे बात की थी इलेक्ट्रोड की। तो अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं और इस इलेक्ट्रोड पे मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आके ऊपर की तरफ चले जाएगा। और सामने हमारे पास एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी जिस पर जब चार्ज पार्टिकल टकराता है तो स्क्रीन ग्लो करती है। तो यहां पर जाके चार्ज टकरा गया, ठीक है। फिर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया तो कोई फील्ड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट गया और स्क्रीन के सेंटर पे जाके स्ट्राइक कर गया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की, फिर हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो जब हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने कल बताया था हम क्रॉस अप्लाई करते हैं कन्वेंशनली। तो जब हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसने इसमें नीचे की जानिब फोर्स लगाई और इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब जाके स्क्रीन पे टकरा गया इस जगह पर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये नीचे डेविएट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ऊपर की जानिब डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दी और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दी दोनों, तो ना तो ये ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ ना नीचे हुआ, दोनों फोर्सेस इक्वल थी और जाके बिल्कुल सेंटर ऑफ स्क्रीन पे स्ट्राइक कर गए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने सबसे पहले जो मेथड यूज किया था, पहला जो हमारे पास मेथड था, उस मेथड के अंदर हमने क्या कहा था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां से आई। इस सवाल का जवाब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जेस के ऊपर वर्क कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली वर्क डन किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन किया। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा हाफ mv², और जो चार्ज पे वर्क डन है वो फॉर्मूला हमने वोल्टेजेस का वर्क डन पर यूनिट चार्ज यूज किया था। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, E। तो E को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो EV। सो बी केयरफुल अगेन, दिस V is your voltages and this V is your velocity। ये क्वेश्चन लिख के देने का एक मकसद और भी है, ठीक है। इसको यहाँ W भी लिख दो, कोई इशू नहीं W। ये लिख के देने का एक मकसद मेरा ये भी है कि कई दफा ये चीज हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चनों को लॉजिकली यूज करने में भी बहुत हेल्पफुल है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली वर्क डन बाय द वोल्टेजेस, वर्क डन ऑन द चार्ज। तो जो एनर्जी है हमारे पास या वर्क है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और कौन कर रहा है, वोल्टेजेस कर रहे हैं हमारे पास, राइट। तो ये वोल्टेजेस है, ये वेलोसिटी है, कैंसिल नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को यूज करते हुए जब हमने E बाय M रेशियो निकाली, मतलब हमने किया ये था, यहां से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी जो कि थी 2EV/m और रूट आ गया था हमारे पास, ठीक है। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2EV और m डिवाइड हो गया, वेलोसिटी से स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया। यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन थी फंडामेंटल वो कुछ इस किस्म की थी जो हमने कल पढ़ी थी। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास किसके बराबर है, mv/qb। तो चार्ज को हम Q की जगह पे E लिख लेते हैं। तो इसको हमने अगर इसको ऐसे रखें कि RV/V ये हो जाएगा m/E, और पूरी इक्वेशन को पलट दें तो V/RV किसके बराबर हो जाएगा, E/m।
तो ये जो E अपॉन M था इसकी बेसिकली इक्वेशन थी V अपॉन आर बी। ये V हमारे पास क्या है? दिस V इज वेलोसिटी। ये V हमारे पास क्या है? ये V वेलोसिटी है और R हमारे पास रेडियस था और B हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें V की जगह पे ये वैल्यू पुट की हमने, ये उठा के यहां पुट किया, तो हमारे पास E बाय M जो है वो कुछ इस तरीके से बन गया था कि 2EV अपॉन M विद रूट और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? RB। तो हमने E अपॉन M इज इक्वल टू, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो E स्क्वायर M स्क्वायर, यहां स्क्वायर आएगा तो 2EV अपॉन M और R स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जाकर बन गया था E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV और ये दोनों साइड आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, तो R स्क्वायर B स्क्वायर एंड M। तो एक M से एक M, एक E से एक E कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास E बाय M रेशियो हमारे पास आ जाता है 2V अपॉन R स्क्वायर B स्क्वायर। ये हमारे पास पहले E बाय M रेशियो आ गया था, राइट। तो ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन थी। इस फंडामेंटल इक्वेशन के अंदर हमने वेलोसिटी की जगह पे इससे वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट की, तो हमारे पास 2V अपॉन R स्क्वायर B स्क्वायर, ये E बाय M रेशियो आया। ये आसान है, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। 2V का मतलब वोल्टेजेस, R इसका मतलब रेडियस और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने क्या किया उसके बाद हमने कहा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड जा रही है ऐसे मार्कर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे? ऐसे। तो एक फील्ड मेरे पास ऐसे है और दूसरी फील्ड जो है वो मेरे पास ऐसे है। ठीक है, एक जा रही है बोर्ड के अंदर इस तरह और एक ऊपर से नीचे, तो दोनों एक दूसरे का कितने का एंगल बना रही है? 90। ओके, तो हमने कहा क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हमने कल वेलोसिटी सिलेक्टर कहा था। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के जरिए जब हमने किया तो हमारे पास B कल भी हमने कहा था किसके बराबर है? E अपॉन B के बराबर है। ये B की वैल्यू जब हमने यहां पुट की तो E बाय M हमारे पास जो बन गया था वो बन गया था E अपॉन B डिवाइडेड बाय RB। ये दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, सो E अपॉन M इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाए? E अपॉन R स्क्वायर एंड B, सॉरी RB स्क्वायर। ये हमारे पास दो E बाय M रेशियो बन गई। एक E बाय M इज कैपिटल E, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, R रेडियस है और B हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहां जाके कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि इन दोनों E बाय M रेशियो में से ज्यादा प्रिसाइज कौन है, ज्यादा एक्यूरेट जवाब कौन लेता है? तो इसका जवाब है कि ज्यादा एक्यूरेट जवाब देता है ये वाला, जिसको हमने किसके जरिए मालूम किया? वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड will give you more precise answer. The question is why. इस why का जवाब ये है कि देखिए जो यहां पर चार्ज पार्टिकल है वो शुरू में रुके हुए हैं और फिर वोल्टेजेस ने उन चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, तो काइनेटिक एनर्जी की ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसकी जो एसेंस है, उसकी जो बेसिक है वो ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है या जो भी बॉडी है वो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। याद रखिए बात, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, ये किस तरह ड्राइव किया गया है कि ये सपोज किया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है, जबकि आप यहां देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए उनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और फिर वो चलना शुरू हुए। तो ये जो फॉर्मूला कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये जो डिफरेंस आता है दिस मेक्स एरर इन दिस कैलकुलेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला ज्यादा प्रिसाइज आंसर नहीं देता, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला ज्यादा प्रिसाइज आंसर देता है। हम E बाय M रेशियो उसके जरिए कैलकुलेट करते हैं। मेरा ख्याल है ये कमेंट जो मैंने किया सारी बातें समझ में आ गई। कुछ चार्ज टू मास रेशियो के बारे में और बात कर लें कि E बाय M जो रेशियो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं फॉर इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो हम ये बात जानते हैं कि E अपॉन M, अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और जो मास होता है वो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg होता है। ये कूलम के अंदर होता है और ये kg के अंदर होता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर इसकी प्रोटॉन की,
तो प्रोटॉन के लिए E बाय m कुछ ऐसा है कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, राइट, जबकि जो मास है वो हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg होता है। इसी तरीके से हम बात करें अगर फॉर किसकी, अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का अगर हम E बाय m रेशियो निकालते हैं तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हमारे पास, यानी ऐसा कहना चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये तो हो गया चार्ज, और जो मास होता है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 या 76 कर लेते हैं, 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास स्लाइटली फर्क होता है, लेकिन अभी मैं इसको नेग्लेक्ट करते हुए जो बात करने जा रहा हूं वो समझिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फॉर किसकी, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का अगर हम E बाय m रेशियो निकालते हैं तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27, तो ये तो पूरा आंसर हमारे पास 0 है। तो अगर हम कहें कि सबसे कम E बाय m रेशियो किसकी होती है, न्यूट्रॉन की, उसके बाद अल्फा पार्टिकल की ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती है प्रोटॉन की, और सबसे ज्यादा E बाय m रेशियो होती है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं इसको लिखता हूं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखता हूं, असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले न्यूट्रॉन सबसे कम, उसके बाद मेरे पास क्या आता है अल्फा पार्टिकल, उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्रोटॉन, और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, वो पॉइंट ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कम से ज्यादा, ठीक है, अगर ज्यादा से कम पूछे तो फिर ऐसे आना है। तो हाईएस्ट E बाय m रेशियो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की हमारे पास। अच्छा, उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि जो E बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन E बाय m ऑफ जो प्रोटॉन है इज नॉट कांस्टेंट। हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, लेकिन प्रिसाइसली स्पीकिंग इट इज नॉट कांस्टेंट। अब आप ये एक क्वेश्चन ला सकते हैं कि जी जब उसका चार्ज फिक्स है, उसका मास फिक्स है, तो उसकी E बाय m रेशियो फिक्स क्यों नहीं है? तो मैं इसके मास के ऊपर कमेंट करूंगा। ये असल में कहानी जा रही है पार्टिकल फिजिक्स की तरफ। तो पार्टिकल फिजिक्स चूंकि हमारे कोर्स में है भी नहीं, बट आई विल डू माय बेस्ट कि किसी कोई लेक्चर में पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर फंडामेंटल, मेरी भी नॉलेज फंडामेंटल लेवल की है, तो फंडामेंटल जो है वो पार्टिकल फिजिक्स में जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। तो पार्टिकल फिजिक्स जो है वो हमें ये बताती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। जिन पार्टिकल को हम जानते हैं, ठीक है, जिन पार्टिकल को हम जानते हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन है, और 2 फंडामेंटल पार्टिकल और भी है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो हम तो 3 पार्टिकल के बारे में एटम में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ो तो और पार्टिकल बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये मेरा मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल से। लेकिन प्रोटॉन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो प्रोटॉन में से मजीद पार्टिकल निकलते हैं, इसका मतलब प्रोटॉन कंपोजिट पार्टिकल है, प्रोटॉन मजीद पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। इसी तरीके से न्यूट्रॉन को तोड़े तो उसमें से मजीद पार्टिकल निकलते हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कंपोजिट पार्टिकल है, यानी न्यूट्रॉन भी मजीद पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो चूंकि प्रोटॉन मजीद पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे आर शेयरिंग देयर मास टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, और वो जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है कि जो बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस की उसी को मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो बाकी न्यूक्लियस क्या आ जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है, राइट। और ये हम बाइंडिंग एनर्जी के टाइम पे पढ़ लेंगे। सो याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड एज द प्रोटॉन loses its mass in the nucleus, neutron also loses its mass in the nucleus to produce the binding energy. So the mass is not a fixed quantity. Proton the mass is not fixed quantity. Secondly, proton is a composite particle. So that is why as the mass is not fixed, it's vary.
सो जो प्रोटॉन की हमारे पास ई बाय एम रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट हमारे पास है। ओके, जो टॉपिक है उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं एक कंडक्टर को, मतलब एक बिजली के तार को, कंडक्टर मतलब बिजली का तार हो गया, जिसमें से क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, करंट क्या है मेरे पास आई, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देता हूं इस तरीके से, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करने वाले चार्जेस या करंट के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। या ऐसे कहना चाहिए कि ये जो कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ है मेरे पास कितनी है, इसको मैं कह देता हूं L। और चूंकि कंडक्टर की लेंथ एक स्ट्रेट कंडक्टर मैंने माना हुआ है तो आप इसको वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, चार्जेस यहां से यहां तक क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। तो इधर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा इज इन द ईदर द एंगल बिटवीन B and I, और यू कैन से कि दिस इज द एंगल बिटवीन B and L। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास तो ये था Q और V क्रॉस B, जहां V हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी थी। इस Q की वैल्यू हमने कुछ इस तरह निकाली कि हमने कहा कि इफ हमारे पास स्मॉल n, जो इसको जो हम कह रहे हैं कि ये है नंबर डेंसिटी, तो अगर मैं इसको नंबर डेंसिटी कहता हूं तो ये n बेसिकली मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरा मतलब है नंबर डेंसिटी का, ये n हमारे पास है। तो अगर ये बात है तो एस, जैसा कि हम जानते हैं कि Q किसके बराबर था, NE के बराबर था मेरे पास, राइट। और अगर ये नंबर डेंसिटी है तो Q के साथ अगर मुझे n, यानी n को अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ चार्जेस, तो अगर मैंने नंबर ऑफ चार्जेस लिखने हैं तो इन नंबर ऑफ चार्जेस को एक तो तरीका ये कि मैं इसको कैपिटल N करके लिखूं ताकि इन दोनों में फर्क रहे। तो अगर ये n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे n को लिखना चाहिए n मल्टीप्लाई बाय AL। ये AL मेरे पास क्या है, दिस AL इज बेसिकली द वॉल्यूम, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, this is the cross sectional area multiplied by the length, so cross sectional area multiplied by the length will give you the volume। okay, so हमारे पास जो चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं NaLe, ये बनते हैं। तो इन चार्जेस को उठा के अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो NaLe और B क्रॉस B, फिर हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया था और हम इस आंसर पे पहुंचे थे कि जो फोर्स है हमारे पास, ये हमने लिखा था I और L क्रॉस B। यहां पर हम जाकर इसको ट्रांसफॉर्म किया था। कुछ इंटरमीडिएट स्टेप बता रहा हूं, बाकी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, वो इंटरमीडिएट स्टेप जो कि सिर्फ कैलकुलेशन का हिस्सा को छोड़ रहा हूं, लेकिन वो स्टेप जो कि कहीं लॉजिकली आपको फंसा सकते हैं, कोई क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द फोर्स, I इज द करंट, L इज द लेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बताओ, मैंने कल मैग्नेटिज्म के अंदर एक चीज डेवलप की थी, कॉन्सेप्ट, जब भी चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब भी चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाएगी। अगर वो मूविंग चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर में फोर्स लगाएगी? द आंसर इज यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हुए चार्ज पे फोर्स लगा रही है और वो चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो क्या कंडक्टर पे फोर्स लगेगी? यस लगेगी। ये है वो फोर्स, ठीक है। तो किसी कंडक्टर पे करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो चीज है, किसी तार में से करंट गुजर रहा है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर जो फोर्स लगेगी वो होगी I L क्रॉस B, और जब हम क्रॉस हटाते हैं तो इसको हम याद करते हैं BIL sin थीटा। क्रॉस की वजह से sin थीटा लगा, L ये लेंथ है, I ये करंट है, B है, तो बिल करके हमें याद रहता है, ओके। और जिस तार में से करंट गुजर रहा है वो तार खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि अगर ये एक वायर है और इस वायर में से इस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल हम इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट अपने थंब को रखें और उंगलियों को रोटेट करें। तो अगर ये मार्कर है,
मार्कर में इस तरीके से ऊपर जाने करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, उंगलियों को रोटेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कल में। एंड दिस इज द रीजन जब क्रिश्चियन ऑर्सेट कंपास लेकर आया था, उस तार के बाद जिसमें करंट गुजर रहा था तो उसकी नीडल गोल घूमने लगी। सो जिस तार में से करंट गुजर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या मतलब होता है इस बात का कि एक सर्कल बना, फिर और बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, यानी जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, जितना करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो वो तमाम सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऑल सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल भी समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर ये बात है तो मुझे बताओ, इसके साथ में एक वायर और रख दूं, उसमें से भी करंट आई गुजर रहा है, उसके अराउंड भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये दोनों तारें की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि नोट सेम डायरेक्शन, ऐसे लिख देता हूं, करंट इन सेम डायरेक्शन। जब भी करंट सेम डायरेक्शन में होगा दोनों तारों में, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। थोड़ा सा डिफरेंट है जो अब तक हम करते हैं कि एक जैसा हो तो वो रिपेल कर रहा होता है, करंट में ऐसा नहीं। तो दो तारों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी ये तार और ये तार के दोनों एक दूसरे की तरफ बैंड करेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द अट्रैक्शन। ये दोनों क्या कर रही है? तार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर एक तार में से करंट ऐसे जा रहा हो और दूसरी तार में से करंट ऐसे जा रहा हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे हो जाएंगे, राइट? ये दोनों में से रिपेल। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या करेंगी? रिपेल करेंगे। सही हो गया? सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगे। ये बात भी साथ में याद रखने वाली है। अच्छा, यहीं से हम एक और चीज में भी जा सकते हैं जो कि हम एम्पेयर के टाइम पर पढ़ते हैं। कुछ नॉलेज की बात एक दो मैं और बता दूं आपको कि अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है आई, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस करंट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो करंट के ऊपर जब चार्ज में फोर्स लगेगी तो चार्जेस दरअसल आपसे कहा था कि जो फोर्स है वो साइड वे फोर्स है, साइड वे। तो ये चार्जेस या तो इस तरफ या इस तरफ किसी एक तरफ हो जाएंगे चार्जेस। तो इस चीज को बेसिकली एक नाम दिया गया और वो था हॉल इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि हॉल इफेक्ट क्या है, तो अभी जो मैंने आपको बताई बात ये कहलाता है हॉल इफेक्ट। कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के करंट गुजारे तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे फोर्स लगाती है, मतलब कंडक्टर में जो चार्जेस है उन पे फोर्स लगाती है। तो चार्जेस पे फोर्स लगेगी तो अपने सीधे रास्ते में थोड़ी चलेंगे, अपने रास्ते से क्या करेंगे? डेविएट करेंगे। दिस इज नोन एज हॉल इफेक्ट। अगली जो बात है हमारे पास वो इससे जो रिलेटेड है वो क्या है कि अगर एक तार में से करंट गुजर रहा है हमारे पास आई और उसके विरुद्ध ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि सर्कल में, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो मैंने एरो लगाया हुआ वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का मतलब ये कि सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे? उस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बी केयरफुल, टेंजेंट। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? सो अगर एक तार में से करंट गुजर रहा है उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी, तो हर पॉइंट पे वेक्टर चेंज हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर यानी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड इस पूरे सर्कल पे सेम है, बट द डायरेक्शन ऑन एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट, you have to draw the tangent at that point. So at that point, this tangent will give you the direction and magnitude both of the magnetic field, but only for this point.
So this that is why it is known as a tangential component of the magnetic field, right? एक साहब थे, उसने कहा कि चूंकि ये वायर है हमारे पास और इसके गिर्द सर्कल है, तो ये वायर और सर्कल की कहां पर है, सेंटर में है। तो ये वायर जो है हमारे पास, वायर इज एट द सेंटर, वायर कहां पर है, सेंटर में। तो सेंटर से लेकर वायर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस और इसमें गुजरने वाला करंट, इसके दरमियान रिलेशनशिप जिसने बनाई थी उसका नाम था बायोट एंड सेवर्ट। तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ, इसकी भी हम यहां पर बात कर सकते हैं। उसने कहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्वाइस द करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो जितना आप वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी, जितना वायर के करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, राइट। जो भी करंट गुजर रहा है उसके ट्वाइस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2I upon R, दिस इज नोन एज द बायोट एंड सेवर्ट लॉ। सो प्रोपोर्शनल हटा के आप इज इक्वल टू लगाते तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2I अपॉन R। तो 2 से आप 2 को कैंसिल कर दें, सो म्यू नॉट को I से करें, म्यू नॉट I और 2 पाई R, 2 पाई R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, मैग्नेटिक फील्ड का मालूम करने का। अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा है तो उस वायर से डिस्टेंस पे अच्छे तरीके से नोट रखो, न्यूमेरिकल में ये बातें काम आएंगी। एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, उस वायर से डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो वायर में से गुजरने वाला करंट और डिस्टेंस आपने रखा 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। दोनों में फर्क समझो, ये वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये है। लेकिन एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है उसको तुमने किसमें प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर पे फोर्स लगाएगी। वो फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है BIL sin थीटा। तो दोनों मेरे ख्याल फर्क समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं म्यू नॉट की। म्यू नॉट को हम कहते हैं क्लास, दिस इज नोन एज फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। दिस इज परमिएबिलिटी, परमिएबल। व्हाई द वर्ड इज परमिएबल। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि मैं इस कमरे को इलेक्ट्रिक फील्ड से आइसोलेट कर लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कमरे में ना है, नामुमकिन है, क्या मैं इस कमरे को मैग्नेटिक फील्ड से आइसोलेट कर सकता हूं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको क्लास के शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में खुद को मैग्नेट बना लेता है। तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर एक शीट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो वो इस तरफ नहीं जाएगी, वो सॉफ्ट आयरन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में से गुजरती है तो वो मटेरियल उसको कितना गुजरने देता है, दिस इज परमिएबल। जैसे तुम डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हो, तुम डॉक्टर का इलाज इस्तेमाल करते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, या फिल्टर पेपर होता है, पानी के अंदर मिट्टी डाल के उसको फिल्टर पेपर से गुजारो तो पानी गुजर जाता है, मिट्टी नहीं गुजरती। तो फिल्टर पेपर इज सेमी परमिएबल, पानी गुजरने दे रहा, मिट्टी को नहीं गुजरने दे रहा। तो दिस इज फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, म्यू नॉट हमारे पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके। और इसका यूनिट हमारे पास होता है वेबर पर एम्पेयर मीटर। ये आसानी से याद होने वाला है। कल हम लोगों ने खाली बी का यूनिट याद किया था, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, बी का, जिसको टेस्ला का था। तो न्यूटन की जगह वेबर लगा, तो वेबर पर एम्पेयर मीटर क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट। और ये यूनिट निकालना कोई इशू नहीं, यहां से आप आसानी के साथ ये यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, म्यू नॉट का। बी का क्या होता है, वेबर, राइट। और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, उधर जाएगा तो मीटर रहेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है हमारे पास, तो वेबर अपॉन मीटर आ जाता है। और करंट यहां जाके डिवाइड हो गया तो एम्पियर। तो इससे हमने ये यूनिट निकाला। क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ये अगर एक कंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है I, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। उस फोर्स का फॉर्मूला हमने कहा कि BIL sin थीटा है।
तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगाएगी, कंडक्टर में गुजरने वाली चार्ज पे लगाएगी, चार्ज पे लगाएगी। कल हमने इसको कहानी को डेवलप किया है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाती है। तो चार्ज का मतलब करंट पे फोर्स लगेगी, तो करंट सीधा जाएगा नहीं जनाब, करंट इसमें से गुजरते हुए ऐसे हो जाएगा, बात समझ आ रही है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि करंट कैन नॉट पास थ्रू इन द स्ट्रेट लाइन बट इट कैन डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस डेविएशन इज नोन एज हॉल इफेक्ट। एक चीज और हमारे पास कि अभी हमने कहा कि एक तार मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाती है। अब अगर हम उसी तार का एक लूप बना दें इस तरीके से, राइट, और इस लूप को हम रखें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर और इसमें से लूप में से गुजारे करंट, करंट यूं गया, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से नीचे आएगा, तो गुजरने वाला करंट कितना है? I। ओके, तो अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें से करंट गुजारें तो कॉइल पे फोर्स लगेगी। जब कॉइल पे फोर्स लगेगी तो कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो कॉइल जब रोटेट करेगी, फोर्स लगेगी, कुछ चीज रोटेट करे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। तो हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास टॉर्क। किसके ऊपर? ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगल शक्ल की हमारे पास कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें से करंट गुजारा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो जो टॉर्क है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास बना था BINA, बीना। बहुत सारे लोग उसको इस तरह याद कर लेते हैं, NABI, नबी करके याद कर लेते हैं। आजकल नैब का बड़ा चर्चा है, आपको पता है, तो NAIB करके भी याद कर सकते हैं, नैब करके भी याद कर सकते हो, व्हाटएवर। तो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट यही लगता है कि तो बीना हमारे पास वो टॉर्क होता है जो कि एक्ट करता है। इसमें बी क्या है? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने कॉइल को रखा हुआ है। आई क्या है? उस कॉइल में से गुजरने वाला करंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी दफा कॉइल को हमने लपेटा हुआ है। ओके, और ए हमारे पास क्या है? इस कॉइल का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ कॉइल। तो इसको कॉइल भी कह लें, इसको आप कोई लूप भी कह लें, बात एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन जैसे ही हमने इसमें करंट गुजारा तो कॉइल क्या होगी? रोटेट होगी। उसके बाद रोटेशन में घूम रही है, ये बड़ी अहम बात है। तो अगर रोटेशन में घूम रही है तो अब कॉइल कुछ इस तरीके से हो गई, ये कॉइल यूं घूम गई। तो कॉइल ने अब जो एंगल बनाया उस एंगल को हम कहते हैं अल्फा। बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो ये जो अल्फा हमने बनाया, तो अब हमारे पास जो टॉर्क हो जाता है वो हो जाता है बीना और साथ में आता है कॉज अल्फा। ये और से देखिएगा, इसमें दो तीन लॉजिकल बातें हैं जो कि याद रहनी चाहिए, डेरिवेशन के अंदर था, लेकिन अगर आप उसको भूल भी जाएं तो मेरा ख्याल न्यूमेरिकल का टॉपिक है। अल्फा क्या होगा? कॉइल ने कितना रोटेशन लिया। दिस अल्फा इज नॉट द एंगल इन द मैग्नेटिक फील्ड, नो 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 नो। मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो थीटा हमारे पास, अच्छी तरीके से याद रखना। दिस अल्फा इज द डिफ्लेक्शन इन कॉइल, ठीक है। कॉइल कितना डिफ्लेक्ट कर रही है वो डिफ्लेक्शन अल्फा है, वो यहां रखना। कॉस से करना है, कॉस इसलिए करते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पास होता है ना, जब कॉइल रोटेट करती है, जब कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है, तो कॉइल पे जो साइडों पे लगने वाली फोर्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्क में फर्क पड़ जाता है। अब हम ये बात जानते हैं यार कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म होता है, राइट। तो फोर्स तो हमारे पास सेम रहती है, फोर्स सेम रहती है, ओके। जो फोर्स आर्म है वो हमारे पास रिड्यूस होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो याद रखना, जब कॉइल पहले जैसे रखी थी और जो कॉइल रोटेट कर गई, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सेम लग रही है। समझ में आ गई मेरी बात? कॉइल ने जब रोटेट किया तो मैग्नेटिक फोर्स सेम लग रही है, लेकिन कॉइल के रोटेट करने की वजह से पहले ये था मेरे पास फोर्स आर्म इतना बड़ा था, और अब मेरे पास फोर्स आर्म अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इधर, तो मेरे पास फोर्स आर्म का सिर्फ ये इतना सा रहेगा। तो फोर्स आर्म क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसको अगर फोर्स आर्म जो कि कम हो रहा है से मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क कम हो जाता है।
So when the coil rotates, torque reduces by a factor of cos alpha. याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं, rotated coil has less torque by a factor of cos alpha. तो टॉर्क कितना, जितनी जितनी कॉइल रोटेट होती रहेगी कितना टॉर्क कम होता रहेगा, इस फैक्टर के हिसाब से कम होता है। तो शुरू में कॉइल जब जैसे रखी हुई थी मैक्सिमम टॉर्क, फिर कम होते 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 मिनिमम। ओके, याद रखिएगा। तो इस तरीके से, यानी बड़े अच्छी तरीके से ऐसे रख रहे हैं, ये फिजिक्स की किताब है ना, ऐसे रखिए तो मैक्सिमम टॉर्क है, ऐसे है तो मिनिमम टॉर्क, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे जा रही है तो प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, और ऐसे पॉइंट के प्रोड्यूस मिनिमम टॉर्क, क्योंकि फोर्स आर्म कम हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गई कहानी इसकी। अच्छा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर की जबान में मैं नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। अगर मैं इसको वेक्टर की जबान में लिखूंगा तो कुछ चीजें मुझे इंटर के लेवल से आपके इंटरमीडिएट के लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ वेक्टर बनाने पड़ेंगे और इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी पड़ेगी। बट लिमिट अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसको मैं एडिशनली आपको समझा दूंगा। फॉर द टाइम बिंग हमारे कोर्स के हिसाब से इट इज बिना कॉस अल्फा एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस कॉस की वजह से हरगिज ये मत कहना कि ये स्केलर है, तो डॉट कॉस होता है तो क्रॉस साइन होता है, नो नो नो, क्योंकि इसमें साइन मौजूद है क्रॉस वाला। वो मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम फोर्स में हमने 90 लेकर उसको हमने 1 किया हुआ। ओके, ये जो है ये फैक्टर है जो जिसको मैंने आपको क्या नाम दिया, फोर्स आर्म का फैक्टर है। ठीक है, ये उसका नहीं है, डॉट और क्रॉस वाला कॉस नहीं है, इसलिए अल्फा से रिप्रेजेंट किया, थीटा से लिखिए। यहां तक जाकर मैं आज की क्लास को खत्म करता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं।